हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लीगल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर एक अपडेटेड वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ फंडामेंटल राइट्स का, जो है कंटिन्यू जो था। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है। तो पहला जो हमारा राइट था वो राइट टू इक्वालिटी। तो ये हमारा आर्टिकल 14 to 18 से है। तो यहाँ से है ये सारी चीज़। चलो शुरू करते हैं, बट प्लीज़ अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। देखो, थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी करता रहा करो और थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक करते रहो, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। और मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा भी जो है सपोर्ट करते नहीं हैं। तो मैं प्लीज़ आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी हमारे इंडिया के जितने भी मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो पीपल हैं, पर्सन हैं, उनके लिए राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात किया जाता है। ये आर्टिकल 14 के तहत होता है। और आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट। यहाँ पर स्टेट की बात किया गया है। यहाँ पर स्टेट का जो है इसका डेफिनेशन जो है आपको आर्टिकल 12 में मिलेगा। 12 एंड 13 को जो है 13 में मिलेगा। आर्टिकल 13 में आपको जो है स्टेट का डेफिनेशन दिया गया। तो वहाँ से अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस किस इंस्टीट्यूशन को जो है स्टेट कहा गया है। बट आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जो किसी व्यक्ति को धर्म और रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से जो है उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। वो कौन नहीं कर सकता है? वो स्टेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी जॉब से रिलेटेड जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे आर्टिकल 16 के तहत होता है। और फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि छुआछूत, लाइक कोई गरीब है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, तो वो कहता है कि भाई वो शूद्र है, वो हमसे दूर रखो इनको, ऐसे। तो आर्टिकल 17 हमें टोटली यहाँ से अबॉलिश करता है कि ये इस तरह के भेदभाव और अनटचेबिलिटी के बेस पे किसी भी तरह का हमारे जो है इंडिया में प्लेस नहीं है। ये हमारा राइट टू इक्वालिटी के तहत आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया। राइट फॉर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कि हमारे इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है राजा वगैरह होते थे, तो उनके जैसे उनका नाम होता था महाराजा दिस। तो इस तरह के ये जो टाइटल्स होते हैं, तो इन सबको अबॉलिश करने के लिए, जैसे ठाकुर दिस वन, ऐसे करके होता था ना कि महाराजा, महाधिपति, शाहजहाँ वगैरह, पता नहीं कौन कौन से होते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो टाइटल होता था, ये सारी चीज़ें जो अबॉलिश करता है वो हमारा आर्टिकल 18 के तहत होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल होता है, जैसे कि किसी भी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, या मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं तो उनके मेजर दिस पर्सन। तो इस तरह के जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइटल कॉन्फर किया जाता है यानी दिया जाता है, तो वो जो है एक्सेप्शन नहीं होता है। बाकी और किसी भी तरह का, चाहे वो महारानी हो, चाहे महाराजा हो, उस टाइम पे कोई भी अपने नाम के आगे लगाना चाहे या आज के टाइम पे भी लगाना चाहे, तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम। यानी हमारा जो सेकंड जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 और 22 के बीच में। तो आर्टिकल 19 इट गारंटीज द सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली and freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and settlement, freedom of profession, occupation, trade और business। ये हमारे 6 जो फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं, ये आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। और इसके बारे में कई बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से हैं जो हमारे फंडामेंटल फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत जो है दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं हमारा जो अगला जो स्लाइड में है आर्टिकल 20 के बारे में। इट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए
कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी को भी हम अरेस्ट कर लें तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी उठा के ले चला जाए और कुछ भी बोल दे कि नहीं नहीं आप चलिए जेल में चलिए और इस वजह से ले चल रहे। कोई एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए, वैलिड जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड ही शुड बी इन्फॉर्म एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर विच arrest and should be allowed to consult to be defended by a legal practitioner lawyer यानी advocate of his choice and produced before the nearest magistrate within 24 hours। यानी कोई भी अगर व्यक्ति अगर मान लीजिए अरेस्ट भी होता है उसको विदिन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के पास उसको पुलिस को ले जाना होता है और उसके पास ये राइट है कि अपने किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के जो है अपने चॉइस के व्यक्ति से अपने आप को डिफेंड करवा सकता है। ऐसा हमारे यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी मनमानी जो है गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी उठवा के जो है जेल में डाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है। इसीलिए जो है हर किसी व्यक्ति को जो आप देखते होंगे जो कन्विक्टेड है, जो यानी कोई आरोपी है, उसको भी जो है हमारे इंडिया में जो है पूरी तरह से प्रॉपर लॉज के थ्रू जो उसके सुनाया जाता है, उसकी सुनाई किया जाता है कोर्ट में, तो वो इसी वजह से किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा जो फोर्थ जो स्लाइड है इसमें देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। यानी जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसके बारे में आर्टिकल 23 एंड 24 मेंशन करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर फोर्स्ड लेबर। इसमें देखिए इसके बारे में मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का ट्रैफिकिंग इन करना, ट्रैफिकिंग मतलब कि जैसे खरीद फरोख्त करना। पहले के टाइम पे जो है लोग, आज के समय में भी होता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए गर्ल्स को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको जो है बेच दिया जाता है, गर्ल्स चाइल्ड को, और आदमी लोगों को भी, लेकिन उनका नंबर जो है बहुत कम हो चुका है। और किसी को जो है ज़बरदस्ती जो है लेबर वर्क के लिए, लाइक कोई बैगर को बना दिया जाता है, किसी को, बच्चों को स्पेशली। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज वगैरह में भी बताते हैं कि किस तरह से जो है इनको फोर्स करके जो है बैगर बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड। यानी आर्टिकल 24 के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, कोई भी ऐसा चाइल्ड जो है जो बिलो 14 है, 14 ईयर्स है, वो किसी भी तरह कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। ऐसा हमारा आर्टिकल 24 जो है मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। ये हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है। इसमें जो है हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो फ्रीडम हमें दिया गया है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ये हमारा जो है आर्टिकल 25 के तहत हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हम अपने किसी भी धर्म को, चाहे वो मैं हिंदू हूँ, चाहे वो मुस्लिम हूँ, चाहे कुछ भी, किसी भी रिलीजन से हूँ, मैं उसको फ्रीली प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोपेगेट कर सकता हूँ उस रिलीजन को, बट विद इन द लिमिटेशन ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि नहीं नहीं आप मेरे धर्म में आइए या कुछ भी करिए, या मतलब इस तरह से मतलब प्रमोशन करो, ऐसा नहीं है। तो ये फ्रीली बट विद इन द लिमिटेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। किसी भी धार्मिक चीज़ों के ऊपर जो है टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो इसके बारे में आर्टिकल 27 जो है मेंशन करता है। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस सेरेमनी इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है कुछ रिलीजियस सेरेमनी होता है, वहाँ पर जो है कुछ हम अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में आर्टिकल 28 के जो है मेंशन करता है। और आगे देखते हैं जो हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इसके बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स जो दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो जो है आर्टिकल 29 है। इसके बारे में आप जरूर याद करिएगा। और आर्टिकल 30 के बारे में भी पूछता है कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो है आर्टिकल 30। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 31। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का था, उसके तहत जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो आर्टिकल 31 ओमिटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं।
जो हमारा सिक्स्थ है और लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी अगर मान लीजिए सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बट अगर मान लीजिए ये वायलेट होता है तो हम किसके पास जाएंगे, क्या करने जाएंगे, हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कहाँ पर हम जाके ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है और मेरा जो राइट जो असल में मिलना चाहिए वो मुझे मिला नहीं है, तो किसके पास जाएंगे, तो वो उसके बारे में बताता है आर्टिकल 32। तो ये चीज़ जो है द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल के पास राइट है, चाहे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जा सकता है, या हाई कोर्ट में जाना चाहे किसी भी स्टेट का हो और वो किसी स्टेट की हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहता है, तो ही और शी इज एलिजिबल टू अप्रोच हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो और इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहता है तो वहाँ पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 32 इसके बारे में मेंशन करता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी इसको जो है किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता। इट हैज़ बीन कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एंटायर सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 के बारे में मैंने मेंशन किया है। अगला पार्ट 3 अभी जो मैं बनाऊंगा वीडियो, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें है, उसके बारे में रिट्स के बारे में बताया होगा, और किस तरह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होते हैं तो किस तरह से उसको री इन्फोर्स किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। हायर कोर्ट जो जुडिशरी है, जो हमारा लाइक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो पार्ट 3 के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। और कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।